हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के बारे में। यानी कि एसएससी एमटीएस 2022 में आपके जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग 7 पार्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 8। ठीक, ध्यान रखना आप, पहले हम लोग 7 पार्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। ठीक, इससे पहले हम लोग 105 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाना होगा और वहां पर जाकर के आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, कह रहा ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर ध्यान से कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक, का नेतृत्व किया था। यानी किसने किया था ये बताना आपको। पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ आपका क्या, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, ये ध्यान रखना। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में कस्तूरबा गांधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ध्यान रखिए, अभी हमने एक ऑप्शन में पढ़ा था इनका नाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन इसको। कह रहा अल्लूरी सीताराम राजू भारत के, ठीक, राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, यानी कि ये किस राज्य से संबंधित हैं ये बात आपको बतानी है। जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ठीक, और ये ध्यान रखना आपको, ये क्या थे, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आपको ये बताना है कि ये कहां से थे। ठीक, पहला ऑप्शन आपके पास में दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है बिहार। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वो भारत के आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना, भारत के आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है, कह रहा कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है। ध्यान समझना कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है। ठीक, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। कह रहा है कि भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है जो बौद्ध गुफा मंदिरों का घर माना जाता है और जिन्हें हम लोग बराबर गुफाओं के नाम से जानते हैं। ठीक, जरा देखिए ध्यान से, जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार और तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार, यानी जो बिहार राज्य है वो बौद्ध गुफा मंदिरों का घर माना जाता है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था। ठीक, यानी आपको शक शासक का नाम बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका दे रखा है पांडुका, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रुद्रदामन और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है चस्ताना। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रदामन। ठीक, यानी जो रुद्रदामन है वो भारत में एक शक शासक थे। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरीके से, जो रुद्रदामन है वो भारत में एक शक शासक थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह शाहजहां थे जिन्होंने आगरे के ताजमहल का निर्माण कराया था, उसका पुत्र कौन है ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सिकंदर लोदी थे, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जहांगीर था, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ हुमायूं और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है औरंगजेब। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब, यानी जो औरंगजेब है वो शाहजहां का पुत्र था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, ध्यान रखिए, कह रहा गौतम बुद्ध को में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ध्यान रखना है, में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, मतलब अब ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि
गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक, अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध को, अच्छा वो पीपल का वृक्ष जो है वो था कहाँ पर, ये बात आपको बतानी है, यानी किस जगह पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जरा देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बोधगया, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उज्जैन। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोधगया, यानी बोधगया में उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना है और इसी वृक्ष का नाम बदल करके बाद में बोधि वृक्ष रख दिया गया था। ठीक, इस तरीके से इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, ध्यान रखना, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कह रहा है वह कौन सी भारतीय प्राचीन सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर, यानी कैसे व्यवस्थित नगर थे, ठीक, नगर नियोजन था और भूमिगत जल यानी जल के मतलब जमीन के नीचे से जल निकास की प्रणाली थी। ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है, कह रहा पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, ठीक, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है इजियन सभ्यता। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर बहुत समय पहले ही व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध थी। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जो मोहनजोदारो मूवी आई है, ठीक, उस मूवी में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक, आप लोग उस मूवी को देख करके थोड़ा सा समझ सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। ध्यान रखना कौन से आंदोलन से, अलीगढ़ आंदोलन से है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है पहला ऑप्शन जो कह रहा है सैयद अहमद खान का संबंध है, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा ऑप्शन है सैयद अमीर अली और चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैयद अहमद खान। ध्यान रखना है क्या, सैयद अहमद खान। ठीक, यानी जो सैयद अहमद खान है इनका संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि दिल्ली में हुए 1929, ध्यान रखना, दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। ध्यान रखना जो दिल्ली में 1929 ईस्वी में असेंबली पर बम गिराया था उसके मुख्य आरोपी कौन कौन थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है राम प्रसाद और अशफाक उल्ला खान, ठीक, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ उधम सिंह और मंगल पांडे, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ सूर्य सेन और राम प्रसाद। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ध्यान रखना है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में असेंबली में बम गिराया था। ठीक, यानी दिल्ली की असेंबली में 1929 ईस्वी में बम गिराया था। ठीक, तो उसके जो मुख्य आरोपी थे वो कौन कौन से लोग थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, ध्यान रखना है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। ठीक, यानी पहले तो आपको यह समझ लेना है कि जो श्रृंगदेव हैं वो किस वंश के राजा थे, ये बात आपको समझनी है। ठीक, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो कंदरिया का महादेव मंदिर है उसका निर्माण 999 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब किसने करवाया था, राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। ठीक, लेकिन आपको यह बताना है कि राजा श्रृंगदेव का जो संबंध है वो किस वंश से है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है चोल वंश से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाल वंश से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पल्लव वंश से और चौथा ऑप्शन कह रहा है चंदेल वंश से। ठीक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदेल वंश से। ठीक, यानी जो आपका कंदरिया का महादेव का मंदिर 999 ईस्वी में राजा श्रृंगदेव ने करवाया था, तो जो राजा श्रृंगदेव थे उनका संबंध किससे है, चंदेल वंश से है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि तुकारोई, ध्यान रखना है कि तुकारोई का जो युद्ध है जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था। ठीक, यानी अब ये पहले तो ध्यान रखो क्या
कि जो तुकारोई का युद्ध है, ठीक, वो अकबर ने तुकारोई के युद्ध में अकबर ने किसे किसे हराया था, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखना है कि बंगाल की सल्तनत और बिहार की सल्तनत, यानी इन दो राज्यों की सल्तनत को उसने क्या करा था, हराया था। मतलब बंगाल की सल्तनत को और बिहार की सल्तनत को हराया था, ठीक। अब जो कह रहा है कि ये युद्ध लड़ा कब गया था, ये बात आपको बतानी है। ध्यान रखना है कि जो तुकारोई का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो जरा देखिए ध्यान से, जो पहला ऑप्शन हमारे पास में है वो कह रहा 1582 ईस्वी में, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमसे कह रहा 1564 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा 1551 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा 1575 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1575, यानी 1575 ईस्वी में तुकारोई का युद्ध अकबर ने बंगाल और बिहार को हराने के लिए लड़ा था, ठीक है। यानी कि उसमें बंगाल और बिहार सल्तनत की हार हुई थी, ठीक, और अकबर की विजय हुई थी। यह बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि तुकारोई का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1575 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग शुरू हुई थी, ठीक। अब कितने साल पहले भारत में, ध्यान रखना है कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो कितने साल पहले शुरू हुई थी, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3000 साल पहले, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1000 साल पहले, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 500 साल पहले, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2000 साल पहले, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000 साल पहले, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी 3000 साल पहले, यानी भारत में महापाषाण की जो कब्रें बनाने की प्रथा थी वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कह रहा 1922 ईस्वी में हुआ था, दूसरा ऑप्शन कह रहा 1901 ईस्वी में हुआ था, तीसरा ऑप्शन कह रहा 1915 ईस्वी में हुआ था, और चौथा ऑप्शन कह रहा 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1922 ईस्वी में, ठीक। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि 1857, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में यह आया था कि 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था, ठीक। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर दिया था, ठीक। यानी कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है बहादुर शाह प्रथम को, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शाहजहां को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बहादुर शाह द्वितीय को, चौथा ऑप्शन कह रहा है आलमगीर द्वितीय को, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को, यानी जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको 1857 के विद्रोह के बाद तख्ता पलट करके अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए ध्यान से पढ़िए, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है क्या कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार, समझना ध्यान से, ठीक। कह रहा है क्या कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य समाज में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। यानी जो अशोक के शिलालेख है उनमें जो जानकारी बताई गई है उस जानकारी के अनुसार आपको बताना है कि मौर्य समाज में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो हम लोग इसके देखते हैं अब ऑप्शन को। चलिए ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है हमसे क्या 4 प्रमुख केंद्र थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 5 प्रमुख केंद्र थे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 6 प्रमुख केंद्र थे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 3 प्रमुख केंद्र थे, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो 5 प्रमुख केंद्र थे, कितने थे 5 प्रमुख केंद्र थे, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है।